हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के वो पॉइंट्स कवर करेंगे जो आपके पेपर में रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो ये टॉपिक्स में करवा रही हूं ना, जो टॉपिक्स करवा रही हूं, जो पॉइंट्स करवा रही हूं, इसे आप उन क्वेश्चंस में भी लिख सकते हैं, अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। जो कई बार होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चंस। छोड़ना नहीं होता है वहां पे आपको जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो मिलते जुलते पॉइंट्स होते हैं वो आपको लिख के आने होते हैं, तो आपको मार्क्स जो है वो गेन हो जाते हैं वहां पे। ठीक है, छोड़ने से बढ़िया है कि आप कुछ लिख के आए, तो उसमें आपको मार्क्स भी मिलते हैं और आपकी जो सीजीपीए है वो इंक्रीज होती है इससे। तो ये पॉइंट्स वो हैं जिस क्वेश्चन में अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन में ये पॉइंट डाल के आ सकते हैं। बहुत इजी पॉइंट्स हैं, जो सॉन्ग्स हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, उनके बेसिस पे मैंने ट्रिक्स बनाई है ताकि आप लोगों को याद हो जाए और आप लोग भूलेंगे नहीं। और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आपका, लेट्स से अगर कोई क्वेश्चन जो है वो 9 मार्क्स का है, आप उसे छोड़ के आएंगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस है इसमें। ठीक है, और आपके मार्क्स वहीं पे डिडक्ट हो जाएंगे। वो एग्जामिनर को चेक करने का मौका ही नहीं मिलेगा कि इसने लिखा क्या है। ठीक है, अगर कोई बच्चा पास हो रहा होता है ना, तो एग्जामिनर क्या करता है कि देखता है कि वो बच्चा कहां पे स्कोर कर रहा है, तो वो नंबर देके उसको पास कर देता है। लेकिन अगर आप लिखेंगे ही नहीं ना, तो इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस है और आपकी सीजीपीए जो है वो फिर पीछे होती चली जाएगी और फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे आगे चल के। तो इसलिए इसी बेस पे मैंने बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो उनको डाउट रहता है कि मैं लिखूं क्या, तो ये पॉइंट्स आपको ना बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगा। अब मैं स्टार्ट कर रही हूं यूनिट 1 से, जिसका जो चैप्टर का नेम है वो है मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसको याद रखने का जो सॉन्ग है ना वो है पहला नशा पहला खुमार। ये सब आपने गाना सुना ही होगा, पहला नशा पहला खुमार, ये आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो है ना क्या है, पर्पस ऑफ मार्केटिंग। पी है फर्स्ट लेटर, तो स्टार्टेड फ्रॉम पी, पर्पस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके नहीं बता रही हूँ, आपको सिर्फ इसका मतलब बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि मार्केटिंग का जो मेन पर्पस होता है ना, वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी खोली है आज के टाइम पे और मैंने लेट्स से मैंने बना दिया एक पेन की बहुत बड़ी दुकान खोली है। ठीक है, स्टेशनरी की दुकान खोल दी मैंने वहां पे, और उस लोकेशन में वही दूसरा कंज्यूमर जो है उसको चाहिए थी कोई फूड स्टॉल या फिर फूड का कोई रेस्टोरेंट चाहिए था। ठीक है, वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है फूड रेस्टोरेंट की, बट मैंने खोल लिया है यहाँ पे स्टेशनरी की दुकान, तो क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी ऑफ कोर्स गाइस, क्योंकि जो नीड्स एंड वांट्स है उसको वो फुलफिल कर ही नहीं रहा क्राइटेरिया। अगर कस्टमर जो है वो देखता है कि जो मेरी नीड्स और वांट्स यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो दूसरी जगह जाएगा, फिर इससे क्या होगा, अपने बिजनेस का नुकसान होगा। तो कभी भी मार्केट में क्या करना चाहिए, पहले ट्रेंड्स को एनालिसिस कर लेना चाहिए, डिमांड जो है उसका एनालिसिस कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद ही अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसमें क्या है कि मार्केटिंग का मेन पर्पस जो है ना वो क्या है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स। एक सेकंड गाइस, नीड्स एंड वांट्स जो है ये रहा, नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स। कंपनीज यूज मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर डिजायर्स एंड डेवलप सूटेबल प्रोडक्ट्स और सर्विस फॉर देम। दिस हेल्प्स अचीव बोथ कस्टमर सैटिस्फैक्शन एंड प्रॉफिट। इसका क्या मीनिंग है कि कंपनी जो है ना वो मार्केट रिसर्च के थ्रू समझती है कि कस्टमर क्या चाहते हैं और उनके लिए सुटेबल प्रोडक्ट्स सुटेबल डेवलप करती है या नहीं। ठीक है, इससे कस्टमर क्या होता है, सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट दोनों उसके गोल्स जो होते हैं वो अचीव होते हैं। ठीक है, तो कभी भी मार्केट में आप अगर कदम रखें तो आप पहले ये एनालिसिस कर लें कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कस्टमर की नीड्स क्या है, डिमांड्स क्या है। बिना सोचे समझे अगर आप बना देंगे तो उनकी नीड्स जो होगी, वांट्स होगी, वो फुलफिल नहीं होगी और वो दूसरी जगह पे फिर मूव ऑन करने जाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही पॉइंट में बताया गया। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आ जाओ, एक्सचेंज प्रोसेस। इसमें क्या है कि मार्केटिंग एक्सचेंज जो है वो प्रोसेस पर बेस्ड होती है। एक्सचेंज का मतलब क्या है, यहाँ पे ये समझो, बायर और सेलर दो वर्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रहा, दिस इज द बायर एंड दिस इज द सेलर। ठीक है, बायर क्या है, जो खरीदेगा। ठीक है, बायर क्या है, जो खरीदेगा, ये क्या है, खरीदेगा। ठीक है, ये खरीदेगा। और सेलर क्या है, जो बेचेगा, प्रोडक्ट जो है वो बेचेगा, ये प्रोवाइड करेगा प्रोडक्ट्स और सर्विस। ठीक है, ये बेचने का काम करेगा। अब इसमें क्या बताया है कि जो एक्सचेंज का मतलब यही है कि बायर और सेलर के बीच का जो वैल्यू का जो क्या बोलते हैं उसको आदान प्रदान जो होता है वो उसका मतलब है। ठीक है, अगर मैंने सामने वाले को गुड्स बेचा, ठीक है, उसने मुझसे खरीदा, तो दिस इज क्या हो गया, ये वैल्यू ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रांसफर इसको हम बोलते हैं। ट्रांसफर हो रहा है प्रोडक्ट का और मैं उसको बदले में पैसे दे रही हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या है कि बायर मनी देता है और सेलर क्या करता है, प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करता है। और जब दोनों पार्टी सेटिस्फाई होती हैं तब सक्सेसफुल मार्केटिंग होती है। ठीक है, अगर जब दोनों मार्केटिंग सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या होता है कि मार्केटिंग सक्सेसफुल हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, किसी को कोई शिकायत नहीं रहती किसी से, ना सेलर को ना बायर को, क्योंकि सेलर ने वही प्रोडक्ट दिया है जो बायर चाहता था कि वो खरीदे, जो उसको खरीदना था वो उसने दे दिया। और सेलर जो बायर है वो भी खुश, क्योंकि उसके नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग ही डिमांड जो उसकी है उसके अकॉर्डिंग ही सामान रखा गया है। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या बताया है, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, दिस इज एक सेकंड, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, जो ह्यूमन की नीड्स है और वांट्स है, ह्यूमन की जो नीड्स होती है और वांट्स क्या होती है, मार्केटिंग में ह्यूमन नीड्स वांट्स और डिमांड्स इससे रिलेटेड होती है। ठीक है, मार्केटिंग में ह्यूमन की नीड्स और वांट्स किससे रिलेटेड होती है, डिमांड से रिलेटेड होती है। ठीक है, इनकी जो नीड्स होती है ना वो बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, क्लॉथ्स, शेल्टर, जबकि वांट्स जो होती है वो क्या होती है, कल्चर और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। ठीक है, मार्केटिंग नीड्स को प्रोडक्ट्स के थ्रू सेटिस्फाई करती है। आई बात समझ में कि एक पर्सन है वो क्या करता है कि आज के टाइम पे लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा का पूरा। ठीक है, अगर उसकी लाइफस्टाइल है कि वो रिच उसका बैकग्राउंड है और उसको लग्जरी चीजें चाहिए, तो वो कभी भी ना जो चीप प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसको नहीं खरीदेगा। ठीक है, फिर चाहे आप चीप जो है उसको उस चीप को भी अच्छी क्वालिटी में बेच रहे हो या नहीं बेच रहे हो। ठीक है, चीप मीन सस्ता है बट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो ब्रांडेड चीजें है ना वो रिच बैकग्राउंड खरीदेगा, जो रिच बैकग्राउंड से है। ठीक है, अब फोर्थ वाले पॉइंट पे आ जाओ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इसमें क्या है गाइस, रिलेशनशिप, फोकस ऑन रिलेशनशिप। ठीक है, हो तो मजाक कर रही हूँ गाइस, सीरियस मत ले लेना। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का क्या मतलब है यहाँ पे कि मैं रह रही हूँ दिल्ली में और जो मेरा है वो, वापस आ जाओ गाइस, मजाक कर रही हूँ। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि मॉडर्न मार्केटिंग का फोकस जो होता है वो सिर्फ एक बार प्रोडक्ट बेचना ही नहीं होता कि एक बार बेचा खत्म काम। ठीक है, मतलब बनाया, बना दिया, बेच दिया, काम खत्म, अगले दिन से दुकान शट डाउन कर दी, ये नहीं होता। ये इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस। इस पे पूरा ध्यान देना पड़ता है। जब आप बहुत ज्यादा सालों तक मेहनत करते हैं तब जाके आपकी गुडविल बनती है। उन गुडविल के बेसिस पे आपके कस्टमर्स आते हैं और वो आप पे ट्रस्ट उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, वो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, और कस्टमर जो कंपनी जो होता है वो कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करती है, जिससे रिपीट परचेज हो, बार बार वो आए दुकान पे, उसको खरीदें और ब्रांड लॉयल्टी है वो डेवलप हो। इससे क्या होता है, बिजनेस स्टेबल रहता है। ठीक है, जब रेगुलर कस्टमर बंद जाएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है गाइस, अगर आपने कोई शॉप खोली है तो आपके शॉप के बारे में पता नहीं होता है कस्टमर्स को, बट एक बार उनको पता चल गया कि आपकी दुकान से आपको डिस्काउंट, उनकी दुकान से आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, और मतलब डिस्काउंट के साथ साथ और भी बहुत सारे रिबेट्स मिल रहे हैं, तो वो आप ही की दुकान से खरीदेंगे, फिर भले ही आप उनको डिस्काउंट के नाम पे पोपट बना रहे हो। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ वाले पॉइंट पे, एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग। एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग में क्या है कि मार्केटिंग में कई एक्टिविटीज शामिल होती हैं, जैसे प्रोडक्ट प्लानिंग,
ठीक है, प्रोडक्ट की प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग और आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, देखो प्रोडक्ट की प्लानिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो होता है उसकी सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम बनाए क्या, प्रोडक्ट जो है उसके बारे में प्लान करते हैं। अरे गाइस तुमने बिजनेस स्टडीज तो पढ़ाई होगा ना, उसमें क्या है, पोस्ट डीसी मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो पहले प्लान करते हैं, पहले प्लान करेंगे, फिर प्लान करने के बाद अब बन गया प्रोडक्ट तो उसकी प्राइसिंग यानी कि वो कितने रुपए में बिकना चाहिए वो तय करेंगे। उसके बाद जब ये डिसाइड हो जाता है कि कितने रुपए में बिकेगा तो उसका प्रमोशन कर देंगे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये हमने इतने में बनाया है, अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप बाय कर लें। ठीक है, फिर अगर उन लोगों ने देख लिया एडवर्टाइजमेंट देन वो लोग आपके पास आना शुरू करेंगे। अगर आना शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसका। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर आपकी ब्रांड जो है वो उसकी लॉयल्टी बढ़ेगी। उसके बाद आपका जो सेल्स है, जो आपका सर्विस है, वो उनके आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, ये सब क्या होता है, एक्टिविटीज जो है वो मिलकर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाती है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज का एक ने भी अगर वर्क नहीं किया ना तो सारा मार्केटिंग फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक फ्लॉप मूवी। ठीक है, अगर आपका एक भी सीन जो है वो मिस हो गया मूवी का, तो होता नहीं कई बार मूवीज जो होती है ना, उनका कई बार एक जो सीन होता है ना, वो एक सीन के लिए ही लोग मूवी देखने आते हैं। तो अगर वो सीन ही नहीं होगा तो मूवी तो फ्लॉप ही जाएगी। कौन खरीदेगा, उनकी टिकट बिकेगी नहीं, कोई देखने नहीं आएगा, सिनेमा हॉल खाली ठप। ठीक है, तो वही बात है मार्केटिंग में, एक भी अगर स्टेप मिसिंग है देन मार्केटिंग विल बी फ्लॉप। ओके, अब 6 पॉइंट पे आ जाओ, नेचर ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, नेचर ऑफ मार्केटिंग पे आ जाओ। इसमें क्या बताया है, नेचर ऑफ मार्केटिंग में कि मार्केटिंग एक कंटीन्यूअस और डायनामिक प्रोसेस। वही बात है गाइस कि मार्केटिंग कभी भी ना स्टेबल नहीं रहता, वो फ्लक्चुएट होता है, वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। आज अगर प्रॉफिट है देन कल रिस्क होगा, कल रिस्क है तो आज प्रॉफिट होगा, ऐसे ही चलता है। कस्टमर जो होते हैं उसकी प्रेफरेंसेस टेक्नोलॉजी कंपटीशन के साथ चेंज हो जाती है। ठीक है, उनकी तो अगर वो उनकी जो प्रेफरेंसेस होगी टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो वैसे वैसे क्या होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हमको चेंज करनी पड़ेगी। तो दैट इज डायनामिक, बहुत डायनामिक होता है। और मार्केटिंग में क्या होता है, कस्टमर ओरिएंटेड होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं होता। ठीक है, कस्टमर ओरिएंटेड का मतलब ये है कि अगर जो कस्टमर चाहता है वो आप बनाएंगे तो वो सक्सेसफुल होगा, नहीं तो अगर आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड के बेस पर बनाएंगे कि आपने बना दिया कुछ भी अंडरस्टैंड बना दिया और फिर आपने बेच दिया, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। जो वो चाहेंगे वही आप बनाएंगे। कई बार ना क्या होता है, जो आपसे सामने वाला चाहता है अगर वो आप नहीं करते हो ना तो फिर वो उसका मूड अपसेट हो जाता है, वही वाली बात है। ठीक है, 7th वाले पे आ जाओ, एक सेकंड। एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक सेकंड, इसमें क्या है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का स्टडी करना। इंटरनल यानी कि कंपनी के अंदर का, और एक्सटर्नल मींस कंपनी के बाहर का। इससे क्या होता है, कंपनी को मार्केट अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है कि उनके मौके क्या हैं। मौके पे चौके मारने वाले को बाजीगर कहते हैं, वही वाली तो तुमने कहानी सुनी होगी। तो ये चीज है, इसमें मार्केटिंग में ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि उसको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको ग्रैब करो। अगर और थ्रेट जो है यानी तुम्हारे जो खतरे हैं उनका पता लगाओ, थ्रेट का पता लगाओ, तुम्हारे जो खतरे हैं, और ये पता लगाओ कि जो खतरे हैं उनसे उभरा कैसे जाए। ठीक है, तुम्हारी जो स्वॉट एनालिसिस होता है ना, वही चीज आती है इसमें। स्वॉट मींस एस मींस स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मींस वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, ओ से एंटी से थ्रेट। ठीक है, इन चार चीजों का पता लगाना होता है मार्केटिंग में। 8 पे आ जाओ, स्कोप ऑफ मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि मार्केटिंग का जो स्कोप होता है वो बहुत वाइड होता है। इसमें गुड्स और सर्विसेज के साथ साथ आइडियाज, इवेंट्स, पर्सन्स, प्लेसेस और सोशल कॉजेस का मार्केटिंग भी शामिल होता है। ठीक है, इसलिए मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं होती है। ठीक है, अब 9th वाले पॉइंट पे आ जाओ। 9th वाले पॉइंट पे आ जाओ। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, होलिस्टिक अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मार्केटिंग एक होलिस्टिक कांसेप्ट है। इसका क्या मतलब है, जिसमें कंपनी के सभी डिपार्टमेंट्स, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया। तो इन लोगों को क्या करना होता है, ये एक साथ जो होते हैं एक दूसरे के साथ इन लोगों को कोऑर्डिनेट करना होता है। नहीं भी अगर मन है तो उनका तो करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती करवाओ कोऑर्डिनेटिंग का। ठीक है, इससे क्या होता है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली अचीव होते हैं। अभी लास्ट वाले पॉइंट जो है उस पे आ जाओ, एडवांटेजेस टू बिजनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इफेक्टिव मार्केटिंग से क्या होती है, सेल्स इंक्रीज। ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आप अच्छी मार्केटिंग करोगे तो आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, अगर नहीं अच्छी मार्केटिंग करोगे तो सेल्स डिक्रीज होगी। ये तो बच्चा भी बता दे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर आप एक बात बताओ, सेल्स इंक्रीज होगी तो क्या होगा, सेल्स बढ़ेगी तो क्या होगा, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। किसका, तुम्हारा नहीं, कस्टमर का बढ़ेगा। ठीक है, वो वाले सेटिस्फैक्शन की बात नहीं कर रही मैं, तुम समझ रहे हो। सेटिस्फैक्शन मिलती है किनको, कस्टमर को मिलेगी ना। अगर सेल्स बढ़ेगी तो ब्रांड इमेज बढ़ेगी, स्ट्रांग होगी, कंपनी को क्या होगा, कंपटीटिव एडवांटेज मिलेगा उस चीज का। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा उस चीज का। मार्केटिंग बिजनेस ग्रोथ होगी और सर्वाइवल दोनों के लिए एसेंशियल है ये चीजें। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो तुम्हारा जो बिजनेस है वो फ्लॉप हो जाएगा, मार्केटिंग फ्लॉप हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आ जाओ तुम लोग सेकंड वाली यूनिट पे, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट सेगमेंटेशन एंड प्रोडक्ट पोजीशनिंग। ये वाली जो यूनिट है इस पे आ जाओ। फर्स्ट यूनिट तुम लोगों की हो गई है खत्म। ठीक है, फर्स्ट यूनिट तुम लोगों की हो गई है खत्म। उसमें अगर तुम लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं तुम लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी। अब आ जाओ सेकंड वाली यूनिट पे। इसका जो ट्रिक है ना याद करने का, वो क्या है, दिल चाहता है। दिल चाहता है। ठीक है, अब देखो दिल जो है ना वो बहुत ही मतलब तुम लोग तो अच्छे से, मेरे साथ तुम लोग का एक्सपीरियंस होगा इन सबके बारे में। ठीक है, दिल चाहता है। तो इसका जो ट्रिक है दिल चाहता है, इससे फर्स्ट जो है चीज कवर करेंगे, डी मींस डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में क्या है कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब ही ये होता है कि कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर यानी जो चीज वो खरीदेगा उसका जो वो नेचर है, वो कब कैसे क्यों किस लिए वो प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट खरीदेगा, इसमें कंज्यूमर का डिसीजन, प्रेफरेंसेस और एक्शन का स्टडी किया जाता है, जो वो चाहते हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ठीक है, अब सेकंड वाले पे आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ही कंपनी जो होती है वो कस्टमर की नीड्स, उनकी एक्सपेक्टेशन, जो वो चाहते हैं, उनका जो बाइंग पैटर्न है, ठीक है, वो समझ में आता है। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो बेटर होता है और स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकती हैं इसके बेस पे। तुम ट्रेंड्स अगर एनालिसिस कर लो कि पिछले साल क्या माल बिका, पास्ट एक्सपीरियंस ही कर लो, अगर पिछले साल क्या माल बिका, इस साल क्या माल बिका, तुम क्या करोगे ना, उसका अगर पैटर्न देख लोगे ना कि पैटर्न क्या है, पिछले सालों से पैटर्न क्या चल रहा है, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या जो है वो सेल करना है। कस्टमर की जो नीड एंड प्रेफरेंसेस है तुम लोगों को वो समझ में आ जाएगा। अभी थर्ड वाले पे आ जाओ, लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस पे आ जाओ। इसमें क्या है, सॉरी गाइस अगर तुम लोग कोई डिस्टर्बेंस हो गया हो मैसेज एंड कॉल्स की वजह से, स्टूडेंट्स हैं वो कॉल करते रहते हैं। ठीक है, तो लर्निंग प्रोसेस पे आ जाओ। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर एक लर्निंग प्रोसेस होता है जिसमें कंज्यूमर जो होता है वो अपने पास एक्सपीरियंस, अगेन वही चीज जो मैंने तुम लोग को पिछले वाले पॉइंट में बताई कि पास एक्सपीरियंस जो होता है और एडवर्टाइजमेंट जो होता है ये वर्ड ऑफ माउथ से सीखता है। जैसे बोलते हैं कई बार तुम लोग जाओगे तो सरोजनी नगर चले जाओ, किसी भी जगह, गर्ल्स तो रिलेट कर रही होंगी इन चीजों से, अगर तुम कहीं भी किसी भी शॉप पे चले जाओ ना, जैसे सरोजनी नगर हो गया, लाजपत नगर हो गया, किसी भी सदर बाजार हो गया, कहीं पे भी चले जाओ, चांदनी चौक हो गया, वहाँ पे क्या चल रहा होता है, मैडम 10 के दो 10 के दो 10 के दो। ठीक है, इस तरह से चल रहा होता है उनकी जो, तो ये क्या हो गया, वो क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, मैम आप ये आप लेंस कार्ट में चले जाओ, ब्रांडेड की चीजों की बात बता देती हूँ, लेंस कार्ट में चले जाओ, तो आपको क्या बोलेंगे, मैम ये ले लो, ये भी बहुत ट्रेंड में चला हुआ है, इसका ये फीचर है, इसका ये आप ले लो, ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और ये बहुत साल तक चलेगा, इसकी गारंटी है, वारंटी है, फलाना ढिमकाना, ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो ये सब वो बताएंगे, तो ये क्या है, ये क्या है, वर्ड ऑफ माउथ है, इसी से क्या होता है वो सीखते हैं। ठीक है, ये लर्निंग फ्यूचर परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ वाले पॉइंट पे जो कि कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस है। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस में क्या होता है, एक सेकंड,
ये रहा। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस में क्या होता है कि कंज्यूमर बाइंग में वो स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू कंज्यूमर परचेज डिसीजन लेता है। इस प्रोसेस से कंपनी को क्या समझ में आता है कि कंज्यूमर का डिसीजन कैसे बनता है। लाइक अगर कंज्यूमर है वो जाएगा किसी दुकान पे तो जाएगा नहीं, वो पहले क्या करेगा ना, घर पे बैठ बैठ के फोन चलाएगा, पहले रील्स देखेगा, अच्छे से देखेगा, स्टेटस देखेगा, स्टोरी देखेगा, अपने फ्रेंड से सलाह लेगा, अच्छा मैं ये वाला वो मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मैं खरीद लूं क्या, कैसा लगा तुम लोगों को, वहां पे जाके उनका नेचर कैसा था, ठीक है, वो बात कैसे कर रहे थे, अच्छा इस प्रोडक्ट में तुम लोगों को क्या फायदा लगा, कितने रुपए का पड़ गया, कितने का प्रॉफिट हुआ तुम लोगों को, ठीक है, वो ये क्या करते हैं पहले डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन के बाद वो किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि मुझे ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर उनको बैड कमेंट्स मिलते हैं उसके बारे में, बैड क्या बोलते हैं उसको कि गलत अगर सूचनाएं मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिली उनको, रिव्यू गाइस मैं रिव्यू की बात कर रही हूँ, अगर बैड रिव्यूज मिलते हैं तो कंज्यूमर बिल्कुल नहीं जाएगा उस दुकान पे। अगर उनको गुड मिलेंगे ना रिव्यूज तो देखना वो 4 लोगों को और बताएंगे, अरे तुम लोग ना कहाँ जा रहे हो, वहां मत जाओ दुकान पे, मैं तो गया था पिछली बार इस दुकान पे और वहां पे बहुत अच्छा सामान मिला था, वहां से खरीद लो जाके, सस्ता भी पड़ जाएगा और टाइम भी बचत होगी तुम्हारी। तो ऐसे करके वो बताते हैं। इससे क्या होता है कि लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है। अब हाउ इन्फॉर्मेशन सर्च हैपेंस, ये होता कैसे है, वही जो मैंने तुम लोगों को बताया। इन्फॉर्मेशन क्या होता है सर्च स्टेज में, कंज्यूमर फ्रेंड्स, फैमिलीज, एडवर्टाइजमेंट्स, इंटरनेट और पास्ट एक्सपीरियंस से प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है पहले, फिर क्या करता है स्टेज फाइनल डिसीजन पर स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालती है। अगर वो जाएंगे तो उससे पहले वो पहले फ्रेंड्स हो गया, जो फ्रेंड्स होते हैं ठीक है, उनकी एडवर्टाइजमेंट हो गया, उससे देखेंगे, इंटरनेट पे चेक करेंगे, पिछले एक्सपीरियंसेस जो वो चेक करेंगे, फिर फाइनली स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट जो है वो बनाएगा उस चीज पे, ठीक है। अब आ जाओ 6th वाले पॉइंट पे, दैट इज एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव्स। एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव्स में क्या है कि जो इस स्टेज में कंज्यूमर क्या करता है, अलग अलग ब्रांड्स को, प्राइस को, क्वालिटी को, फीचर्स को और ब्रांड इमेजेस के बेसिस पर क्या करता है, कंपेयर करता है। जो ऑप्शन सबसे ज्यादा सुटेबल उनको लगेगा ना वही वो चूज करते हैं। फिर फॉर एग्जांपल मान लो मैंने नाइकी का जूता ले लिया, ठीक है, नाइकी का शू मुझे पसंद आ गया एंड मुझे पूमा के शूज भी पसंद आ गए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा पहले देखूंगी कि दोनों में से सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी किसकी है, फिर मैं देखूंगी इसका प्राइस क्या है, इसका दूसरे वाले का क्या प्राइस है, अच्छा ये कितने साल चलेगा, ठीक है, मतलब हर चीज में पहले सर्च करूंगी उसके बारे में कि क्या क्या है। अभी वो जो मैंने पिछले पॉइंट में बताया वही चीज एक्जैक्टली इसमें भी, तो वो सर्च करके फिर मैं किसी नतीजे पे पहुंचूंगी कि अच्छा मुझे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, अच्छा मुझे तो ना नाइकी के अच्छे लग गए, मैं तो यही लूंगी, या फिर मुझे पूमा के अच्छे लगे मैं तो यही लूंगी, नाइकी तो बेकार है, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल गाइस, उनको हेट नहीं है किसी ब्रांड के लिए, ठीक है। अब जो 7th वाले पॉइंट पे ह्यूमन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बाइंग, ठीक है, इसमें क्या बताया है कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पर पर्सनल फैक्टर्स जैसे कि एज, इनकम, लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। हर कंज्यूमर का बिहेवियर अलग होता है। जैसे मान लो मेरी एज है 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, मैं 20 साल की मान लो, तो मेरी एज अलग है, मेरी प्रेफरेंसेस अलग होंगी। मैं चाहूंगी कि मुझे ना फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे ना एक इयरिंग पसंद आ गई, ठीक है, तो मैं लड़की हूं, मेरा जेंडर अलग है, मेरा जेंडर क्या है, मैं लड़की हूं, ठीक है, आई एम अ गर्ल, मैं फीमेल हूं, तो मैं फीमेल के अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस चेक करूंगी। फॉर एग्जांपल कोई दूसरा पर्सन है वो लड़का है और ठीक है, तो वो क्या करेगा अपने अकॉर्डिंगली पसंद करेगा, उनके प्रेफरेंसेस अलग होंगे। वो किसी और एज का, जैसे मान लो बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, उनके प्रेफरेंसेस अलग होंगे, उनको टॉय वगैरह पसंद होंगे, ठीक है। मान लो एडल्ट है कोई, उनकी प्रेफरेंस अलग होगी, कोई यंग है उसकी प्रेफरेंस अलग होगी। तो एज के बेसिस पर चेंज होती है प्रेफरेंसेस, जेंडर के बेसिस पे होती है। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जैसे डेमोग्राफिकल, तुम लोगों ने सुना होगा एक चीज जिसमें एज फैक्टर्स वगैरह आते हैं, जेंडर वगैरह आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें इनकम पे भी डिपेंड करता है बहुत चीज। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए, ठीक है, और मैं 100 रुपए में खरीदना चाहती हूँ 50 रुपए का टमाटर, तो मैं खरीद सकती हूँ क्योंकि मेरी जो है वो 50 रुपए, मेरा जो एक्सपेंस है वो 50 रुपए का ही और 50 रुपए में सेव कर पा रही हूँ, तो मैं खरीदूंगी। बट अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मेरे को सामान चाहिए 150 रुपए का, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे वो माइनस में चले जाएंगे पैसे, मुझे उधार लेना पड़ जाएगा, ठीक है, कि मुझे आज के लिए उधार चाहिए, मैं कल लाकर तुमको पैसे दे दूंगी। तो वो इनकम के अकॉर्डिंग बहुत सी ऐसी स्टेजेस होती है, जैसे अलग अलग होती है, मिडिल क्लास हो गया, लोअर मिडिल क्लास हो गया, रिच हो गया, मतलब अपर, बहुत ज्यादा अपर क्लासेस हो गया, तो उनके अकॉर्डिंगली उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होती है। अब 8 वाले पे टाइप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है, ये नेक्स्ट वाला, इस पे आ जाओ मार्केट सेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, अभी जो मैंने तुम लोगों को बता दिया वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है, ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल। इसमें क्या है कि मार्केट सेगमेंटेशन के जो टाइप्स है ना, इनके थ्रू ही मार्केट को सिमिलर कस्टमर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ज्योग्राफिक मींस लोकेशन क्या है, मान लो मैं दुबई में गई, तो दुबई का जो क्या बोलते हैं उसको, क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है, क्लाइमेट वहाँ पे थोड़ा वार्म होता है, तो अगर मैं वहाँ पे वार्म कपड़े ना पहन के क्या बोलते हैं सर्दियों के वार्म कपड़े, यानी कि जो गर्म मौसम है ना वहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी कि गर्मियों के कपड़े नहीं लेके, मतलब जो मैं वहाँ पे हाफ टी शर्ट पहनूंगी, मींस, ठीक है, अगर गर्मी का मौसम है तो मैं टी शर्ट पहनूंगी। अगर मैं वहीं पे अगर मैं स्वेटर पहन के चली जाऊँ तो क्या होगा मेरे साथ, तो तुम लोग भी जान सकते हो कि क्या होगा, ठीक है। तो वेदर के अकॉर्डिंग भी होता है, कई बार लोकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने तुम लोगों को दुबई का एग्जांपल दिया, कश्मीर का एग्जांपल ले लो। कश्मीर में क्या होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो ठंड का मौसम अडैप्ट कर चुके होते हैं, तो वो गर्म मौसम में रह नहीं पाते, ठीक है। ठंड का मौसम उनको ठंड ही पसंद है बिल्कुल, ठीक है। इंडिया में क्या है, इंडिया में सर्द गर्म दोनों चीजें पसंद, दोनों चीजें पे रह लेते हैं लोग, ठीक है। अब आ जाओ एम ऑफ द प्रोडक्ट पोजीशनिंग। एम ऑफ द प्रोडक्ट पोजीशनिंग में क्या है कि प्रोडक्ट पोजीशनिंग का एम होता है प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में यूनिक और क्लियर इमेज देना होता है, ताकि वो कंपटीटर्स से अलग दिखे और इजी रिकॉल हो। अब देखो वही बात है, माउथ टू माउथ की बात है कि अगर किसी कोई क्या होता है ना, सामान अच्छा नहीं होता, लेकिन माउथ से ना वो माउथ टू माउथ करके ट्रांसफर कर देते हैं कि उनको ना कस्टमर जो होता है वो 2 मिनट में ना एग्री हो जाता है कि मुझे तो यही चाहिए, ठीक है। कई बार ना उससे भी इंप्रेशन पड़ता है। अब आ जाओ इम्पैक्ट ऑन फाइनल परचेज डिसीजन। गाइस ये लास्ट वाला है। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन सर्च जो होती है, इन्फॉर्मेशन सर्च और वैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स कंज्यूमर के फाइनल परचेज डिसीजन पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूएशन होने पर क्या होगा, परचेज होती है, वरना कंज्यूमर क्या करेगा, डिसीजन चेंज कर सकता है। अगर पॉजिटिव वैल्यूएशन हुई तो क्या करेगा, वो खरीदेगा और 4 लोगों को और बोलेगा कि अरे भाई मैंने तो वहां से लिया, तो तुम वहां से खरीद लो। अगर उसने कुछ भी नेगेटिव इंपैक्ट किया, किसी और को बताया कि वहां का तो सामान बहुत बड़ा ही बेकार था, मत लेना वहां से तुम लोग, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस पर गलत इंप्रेशन जाएगा, गलत उस पर रिव्यू गया, वो नहीं खरीदेगा, 4 लोगों को और डिस्करेज करेगा, ठीक है। तो यहीं पे तुम लोगों का होता है, मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 3 एंड 4 एंड कोशिश करूंगी कि 5 का भी उसी में कवर कर दूं, ठीक है। ये 1 और 2 यूनिट का है गाइस। प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्लीज मुझे सपोर्ट करें। ये वीडियोस मैंने आप ही के लिए बनाई है क्योंकि मैं रिलेट कर सकती हूँ इन सब चीजों की। एंड मोमेंट पे कोई मटेरियल मिलता नहीं है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, एंड मैंने ये पॉइंट्स इसीलिए बनाए ताकि बच्चे जो होते हैं ना उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कई बार होता है कि जो टॉपिक्स होते हैं ना वो पढ़ के तो चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि वो भूल जाते हैं वहां जाके। तो ये जो ट्रिक्स होती है ना वो काम आती है फिर वहां पे। इवन मैं भी यही करती हूँ, ट्रिक्स से ही पढ़ के जाती हूँ और फिर वो मुझे याद रह जाती है, ठीक है। सॉन्ग्स जो होते हैं वो सब सुनते हैं गाइस, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि क्यों ना सॉन्ग से ही ट्रिक्स बनाई जाए और तुम लोगों को याद हो जाए, वो ट्रिक्स छप जाए दिमाग में, तो तुम लोग आराम से स्कोर कर पाओगे। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, और आराम से आई होप तुम लोगों को समझ में आया हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज बी प्रिपेयर।